देखिए, परिवर्तन जो है ना वो प्रकृति का नियम है। हर वो चीज़ जो आज ऐसी है कल वैसी होगी। परसों वो होगी भी कि नहीं होगी ये किसी के बाप को नहीं पता। ठीक वैसे ही ज़रूरी नहीं है कि एमएमए की दुनिया का बाप हमेशा यूएफसी बना रहे। पर यूएफसी की किस्मत तो भविष्य के गर्भ में है। हम अभी उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो पिछले कुछ दिनों में हुई हैं। यह है इंडियन फाइट जंकी, कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल। और हम बात करने वाले हैं उस्मान नौरगांव के फ्यूचर की, इस्लाम मकाचेब के रिटायरमेंट की, शायद हमजद जमायब के रिटायरमेंट की। सब्र रख के बैठिएगा, सभी के बारे में बात करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप सभी ने ओरोस मैडिच और डेनियल रॉड्रिगेज वाली फाइट देखी है, और अगर फाइट नहीं भी देखी है तो कम से कम आपने हाईलाइट रियल नॉकआउट तो देखा ही होगा। जैसे आपने देखा वैसे ही मीडिया के मेरे साथियों ने भी देखा। और मैं हमेशा कहता हूँ ना, गधा गाना गाए और गधा कान हिलाए। यार, हर चीज़ को टाइम दो। एक नॉकआउट से या नॉकआउट स्प्री ऐसे फाइटर्स के खिलाफ जो ज़्यादा लेवल नहीं रखते हैं कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। क्या और उसमें टैलेंट है? बिल्कुल है। क्या वो भविष्य का स्टार बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। बट क्या वो आज स्टार है? घंटा नहीं है। आज भी इस फाइट के बाद भी उसकी रैंकिंग जो है वो 12th है। मेरे हिसाब से उरुस इकलौता ऐसा आदमी है इन सब चक्कर में जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल है। जब उससे पूछा जाता है कि वो किससे फाइट करना चाहेगा तो वो बोलता है कि लियोन एडवर्ड्स से, क्योंकि लियोन एडवर्ड्स के पास वो रैंकिंग है जो उसे चाहिए। ये है प्रैक्टिकल थिंकिंग। खिलाड़ियों को सर पे चढ़ाना छोड़ो, इससे उनका ही नुकसान होता है। वो ज़बरदस्ती ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और सही रास्ते की जगह बड़ी फाइट्स पर ध्यान देते हैं। और बड़ी फाइट्स कैरियर के स्टार्ट में अगर आ जाएं तो आप दिक्कत में पड़ जाते हैं। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिनमें 1000 गुना ज़्यादा टैलेंट होने के बावजूद इतिहास के पन्नों में वो गुम हो गए, क्योंकि उन्हें समय से पहले ऐसा चैलेंज दिया गया जिसको वो पार पाना उनके लिए मुश्किल था। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात करते हैं। यार, अनफॉर्चुनेटली जब इसी कार्ड की बात कर रहे हैं तो हमें यान ब्लहोविच की बात भी करनी पड़ेगी। यान ब्लहोविच का परफॉर्मेंस यार पिछली फाइट्स में कैसा भी रहा है, बुरा तो नहीं कह सकते। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को लगता था कि उस वर्ग वाली फाइट में यान ब्लहोविच जीता भी था। पर जब इस फाइट के लिए यान ब्लहोविच आया और जब केज के बाहर रेफरी उसको चेक कर रहा था ना, यार यान कितना बूढ़ा दिखाई दे रहा था। देखिए, यान के बारे में मेरी सबसे एक जो याद है ना, वो एक्चुअली यान की नहीं है, वो इजराइल अदेसानिया की है। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पर उससे पहले एक और भी बात बताना चाहता हूँ कि अगर आज से आपने 10 साल पहले जब यान आया था मुझसे पूछा होता ना कि क्या यान कभी चैंपियन बनेगा, तो मैं बोलता भाई नहीं यार, ये 5-6 नॉकआउट करेगा बट कभी चैंपियन नहीं बनेगा। तो चैंपियन बने दोस्त, यही बात होती है। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि अपने कमरे में बैठ के कौन चूतिया उसके बारे में क्या कह रहा है। उसे पता होता है कि उसकी मंजिल क्या है, उसे पता होता है कि उसे कैसे पहुंचना है, और उसे पता होता है कि वो वहाँ पे पहुँच के रहेगा। यार, यान वॉज इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट लवेबल फाइटर। ग्लोवर तिशेरा के जाने के बाद आई एम ऑल यान ब्लहोविच फैन। पर जो याद की बात बता रहा हूँ ना आपको, यान के बारे में मैं आपको कैसे डिफाइन करूँ कि यान ब्लहोविच मेरे जैसे फैंस के लिए क्या है। जब यान ब्लहोविच और इजराइल अदेसानिया की फाइट हुई, जब इजराइल अदेसानिया 185 छोड़ के 205 में आया था, 185 में मल्टीपल डिफेंस कर चुका था, तब वो यान ब्लहोविच को चैलेंज किया और 205 में उनकी फाइट हुई और यान ब्लहोविच ने बहुत आसानी से इजराइल अदेसानिया को हराया। और उसके बाद इजराइल अदेसानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसी चीज़ बोली जो मेरे दिमाग में आज भी है। इजराइल अदेसानिया ने कहा कि एक ना एक दिन तो मुझे हारना ही था, पर अगर हारना ही था तो इट्स बेटर टू लूज टू दिस गाय। ये आपको बताता है कि यान ब्लहोविच से हार के भी लोगों के दिल में उसके लिए इज्जत कम नहीं होती थी। ये सब बात मैं क्यों कर रहा हूँ? ये सब बात मैं इसलिए कर रहा हूँ मेरे दोस्त कि ही वॉज लुकिंग ओल्ड। मेरा मानना है कि यूएफसी को ना एक एहसान करना चाहिए यान ब्लहोविच पे, और उसको पोलैंड वाला कार्ड देना चाहिए जैसे तैसे, और उसको रिटायर करना चाहिए। पर मुझे पता है कि यान ब्लहोविच अभी भी फाइट करेगा। हम उसे 2-3 बार और नॉकआउट होते हुए देखेंगे, क्योंकि हमारी किस्मत में यही लिखा है। क्योंकि हम एक ऐसे गेम में हैं जहां हमारा इंटरटेनमेंट करने वाले फाइटर्स उस गेम का सिर्फ 18% लेके जाते हैं, और जो सूट में बैठे हैं बाजू में हरामी, वो 82% लेके जाते हैं, और हम चूतिया टाइप ताली बजाते हैं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। आप बोलोगे फिर भाषण चालू कर दिया, पर क्या करूं दोस्त, कमज़ोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मैं हमेशा कमज़ोर के साथ ही खड़ा दिखूंगा। अगली खबर उस्मान नरगोविच को लेकर है, और मेरे हिसाब से ये इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट खबर है।
अगर आप उस्मान नरगोमेडोव को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यूएफसी के बाहर ही नहीं, यूएफसी के सारे फाइटर्स को मिला के भी उस्मान नरगोमेडोव को आप दुनिया के 4 टॉप 155 की रेस से बाहर नहीं कर सकते। मेरा मानना है नरगोमेडोव ब्रदर्स में सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग अगर कोई फाइटर है तो वो उस्मान है। और अगर उस्मान की आपने लास्ट फाइट देखी है ना, क्या शानदार परफॉर्मेंस थी, क्या फ्लॉलेस परफॉर्मेंस थी। पॉल के खिलाफ जो सारी कमियां नज़र आई थी उस्मान में, वो इस फाइट में बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। और ये फाइट उसके पीएफएल कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी फाइट थी और यहीं से सारा गेम चालू होता है। देखिए, मैंने आपको थोड़े दिन पहले जो पीएफएल और एमवीपी के मर्जर वाला वीडियो बनाया था, जिसे आप में से बहुत कम लोगों ने देखा, क्योंकि या तो यूएफसी यूट्यूब रिकमेंड नहीं करता है इन सब चीज़ों को, या फिर आप लोगों में इंटरेस्ट नहीं है। बट मैं कोशिश करता हूँ कि यूएफसी से जुड़ी हुई ऐसी चीज़ों के बारे में भी बात करूँ जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। कभी कभी बॉक्सिंग के बारे में भी बात करूँ जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। एनीवेज, वो मेरी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको देखना हो तो वो वीडियो जाकर ज़रूर देखिए। मैंने आपको बताया है कि एक्चुअली जो नया चैलेंजर आया है मार्केट में यूएफसी के खिलाफ, आखिर वो ऐसा क्या है उसमें कि वो यूएफसी को एक्चुअल में चैलेंज कर सकता है। ठीक है, एनीवेज हम वापस चलते हैं। मैंने उस वीडियो में आपको बार बार कहा कि कंपटीशन इज़ गुड फॉर फाइटर, और इस जो नया कंपटीशन है एमवीपी वर्सेस यूएफसी का जो कंपटीशन है, इसमें सबसे पहला फ़ायदा कमाने वाला एथलीट अगर कोई होगा तो उस्मान होगा। दोनों पैसा फेंकेंगे, यूएफसी और एमवीपी दोनों। मैं आपको ना एक बात अभी से बता दूं, अगर उस्मान नरगोमेडोव को ज़्यादा पैसा चाहिए तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एमवीपी पीएफएल जो नया मर्जर होने के बाद जो नई कंपनी बनेगी, वो उस्मान नरगोमेडोव को ज़्यादा पैसा देगी। पर उस्मान नरगोमेडोव की फैमिली के बारे में ये कहा जाता है कि वो प्रेस्टीज के लिए जाएंगे, यानी कि यूएफसी में आएंगे। और डेना वाइट ने भी इस बात के लिए हामी भरी है। मैं क्या चाहता हूँ, देखिए यार, मैं तो हमेशा बेस्ट को बेस्ट से फाइट करते हुए देखना चाहता हूँ, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी चाहत की वजह से किसी के जेब में 2 रुपए कम हो। तो मैं तो चाहता हूँ कि उस्मान नरगोमेडोव वहीं रहे जहाँ उसको ज़्यादा पैसे मिले। और क्योंकि अब एमबीपी आ रहा है, पीएफएल का स्केल बड़ा हो रहा है, इसीलिए आप इंडिया में भी पीएफएल को आसानी से देख पाएंगे। पीएफएल तो खैर रहेगा नहीं, एमबीपी को आप आसानी से देख पाएंगे। और मेरे हिसाब से पिछले 7 महीने या फिर कहें कि सिर्फ 3 महीने की अगर आप बात करें तो पीएफएल की फाइट वर्ल्ड क्लास रही है दोस्त। बहुत शानदार फाइट्स रही हैं पीएफएल की। मतलब आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड विद पीएफएल परफॉर्मेंस। तो देखते हैं कि उस्मान कहाँ जाता है, कहाँ आता है। अगली खबर जो है वो अरमान सरूकन की खबर है। अरमान सरूकन से जुड़ी हर खबर बेईमानी, धोखे से जुड़ी हुई है यार। अरमान सरूकन को अभी तक चैंपियन होना था, नंबर 1 कंटेंडर ही नहीं, बट अभी वो नंबर 1 कंटेंडर भी नहीं बना। अभी नई बकचोदी क्या चल रही है पता है आपको? अरमान सरूकन और चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट तय कर दी गई है। ये बिल्कुल गारंटीड है कि ये दोनों फाइट करने वाले हैं। पर ये फाइट एक्चुअली चार्ल्स ओलिवेरा के बीएमए टाइटल के लिए नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी और टाइटल के लिए भी नहीं है। और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अफवाहें ये कह रही हैं कि एक्चुअली ये किसी टाइटल की फाइट ना होने के बावजूद UFC 331 का मेन इवेंट है। अरमान सरूकन ने साफ किया है कि अगर उसको इस फाइट को जीतने पे गारंटी नहीं दी जा रही है कि वो नंबर 1 कंटेंडर होगा तो वो ये फाइट नहीं करेगा। यार, ये लड़का अभी भी नंबर 1 कंटेंडर ही बनना चाहता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, एक बार फिर से कहता हूँ, मैं अरमान सरूकन का एक्चुअली फ़ैन नहीं हूँ, पर जो चीज़ अनफेयर है ना, वो अनफेयर है यार, किसी के साथ भी हो। देखो भाई, मैं जो कहता हूँ ना, मैं से कि गधा गाना गाया और गधा कान हिलाए, मैं गधा नहीं हूँ। मुझे समझ में आता है कि बेस्ट वेस्ट से फाइट नहीं करता है, यहाँ पे प्रमोशन जिसको चाहता है उसको उससे फाइट करवाता है। अगर बेस्ट बेस्ट से फाइट कर रहा होता ना तो हम इलिया टुपुरिया, अरमान सरूकन देख चुके होते। आपको पता है यहाँ पे क्या गेम चल रहा है? मान लीजिए कि चार्ल्स ओलिवेरा को अरमान सरूकन हरा भी देता है, सॉरी, हम ऑलरेडी अगस्त में हैं। ये फाइट और ये इस फाइट के बाद अगर दोनों में से हल्की सी भी चोट लगती है दोनों में से किसी फाइटर को, तो फिर 90 दिन का सस्पेंशन होगा, और वो 90 दिन का सस्पेंशन जाके 2027 में बात चली जाएगी। और मेरे हिसाब से अरमान सरूकन को 2024 में टाइटल के लिए फाइट कर लेना चाहिए था। 24, 25, 26, 27, किसी भी एथलीट का कैरियर का पीक 5 साल का होता है यार। आपने इस लोंडे के 4 साल बर्बाद कर दिया अपनी बकचोदी के चक्कर में, क्योंकि वो एक बार इस्लाम माखाचेव के खिलाफ फाइट में नहीं आ पाया, चाहे जो भी रीज़न रहा हो उसके लिए। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या मैं ही चूतिया हूँ जो मेरे को ये सब लग रहा है, या फिर आपको भी लगता है कि यार अरमान सरूकन के साथ गलत हुआ है? चलिए अब आखिरी की 2 खबरों की तरफ चलते हैं, या शायद 3, फटाफट लेंगे, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास।
अगली खबर है, जोशुआ वैन और अलेक्जेंडर पंटोजा जो है 331 में पहले मेन इवेंट होने वाले थे, अब को मेन इवेंट होंगे। यार जोशुआ वैन ने ना मेरे जैसे लोगों को सरप्राइज़ किया। मैं हमेशा से पता था कि जोशुआ वैन एक शानदार स्ट्राइकर है, पर जोशुआ वैन के साथ मेरी जो प्रॉब्लम थी ना कि जोशुआ वैन उन स्ट्राइकर्स में से एक है जो एक पंच डिलीवर करने के लिए एक पंच खाने को तैयार है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पंच का डैमेज जो है वो ज़्यादा होता है, और सच बात है कि वो ज़्यादा होता भी है। पर जोशुआ वैन के साथ ना एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई। जोशुआ वैन को जो विन मिली पेंटोजा के खिलाफ वो अनडिजर्विंग थी, ये सभी को पता है, और उसके वजह से जोशुआ वैन चैंपियन तो बन गया पर उसको लेजिटिमेसी नहीं मिली। खैर अगली फाइट में उसने अपने आप को साबित किया कि वो किस लेवल का फाइटर है, पर अभी भी कुछ एक्सपर्ट्स हैं और शायद मेरे जैसे लोग हैं जो जोशुआ वैन को उसका ड्यू क्रेडिट नहीं देते हैं और जोशुआ वैन की विन को अभी भी इलिजिटिमेट मानते हैं। तो जोशुआ वैन के पास मौका है पेंटोजा को हरा के अपनी चैंपियनशिप को लेजिटिमेसी देने का, पर क्या वो कर पाएगा? दोस्त, इस सवाल का जवाब भी भविष्य की गर्भ में है, क्योंकि पेंटोजा वो खिलाड़ी नहीं है जिसके ऊपर से आप ट्रैक्टर निकाल दो और अगली बार वो कहे कि भाई धीरे से निकालना है। पेंटोजा इज नोबडीज फूल। एनीवेज, आगे चलते हैं। हमजा चिमाएव के कैंप से खबर आई है कि उसकी जो हार का सबसे बड़ा कारण था यूएफसी, क्योंकि यूएफसी ने पहले उसे हाँ कही कि वो जाके 205 में फाइट कर सकता है, इसीलिए वो वेट गेन कर रहा था। फिर बाद में उसे 185 में फाइट करने के लिए मजबूर किया गया, तो उससे वेट के इश्यूज आए और इस वजह से वो हारा। दोस्त, मैं आपको बता दूं, वेट कट करना फाइटिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और अगर आप वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं तो आप उसे एज अ एक्सक्यूज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्या मुझे लगता है कि हमजा चिमाएव खत्म है? नहीं दोस्त, हमजा चिमाएव बहुत टैलेंटेड फाइटर है। आप इस बात पे आश्चर्य बिल्कुल मत करना कि वो फिर से चैंपियन बन जाए, पर जो जीता है ना उसके जीत का क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करना, बल्कि क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ हमजा चिमाएव रीमैच चाहता है, मेरे हिसाब से यूएफसी भी यही चाहती है, बट क्या मेरे हिसाब से हमजा चिमाएव डिजर्व करता? नहीं यार, मेरे हिसाब से हमजा चिमाएव को एक और फाइट करनी चाहिए, और मेरे ख्याल से जो भी फाइट करेगा ना वो ही विल विन दैट फाइट एंड फाइट फॉर चैंपियनशिप। बट अगर हम एक एक डिफेंड के बाद या फिर बिना किसी डिफेंस के चैंपियंस को रीमैच देने लगेंगे ना, तो फिर तो ऐसा है कि भाई ये रीमैच में ही गेम चलता रहेगा और बाकी कंटेंडर ना बाहर ही खड़े रहेंगे। अंतिम खबर जो है वो इस्लाम माकाचेव के बारे में कर लेते हैं। देखिए यार, एक बात तो बहुत दुनिया भर में चल रही थी पिछले 25-30 दिनों से कि इस्लाम माकाचेव अपनी आखिरी फाइट करना चाह रहा है, क्योंकि उसकी माँ की कहानी आई थी कि शी वांट्स हिम टू रिटायर एंड ऑल दैट। यार इस्लाम माकाचेव ने साफ कह दिया कि भैया मैं अभी रिटायरमेंट नहीं ले रहा, एंड आई बिलीव हिम। मेरे हिसाब से इस्लाम माकाचेव के करियर के अभी 2 दिन बाकी हैं, 2 और अच्छी फाइट बाकी है इस फाइट के बाद। और ये जो है ना कि इयान गैरी इस्लाम माकाचेव के बारे में ये कह रहा है वो कह रहा है, दोस्त ये सब बकर है, ये सब माइंड गेम है। क्या होता है कि आप ना फाइटर्स को ऐसी जगह पे ले जाना चाहते हैं जहाँ पे वो ना करें जो उनके लिए सही है, और यहाँ पे क्या है वो चीज़ ये है कि इस्लाम माकाचेव को अपने गेम प्लान से हटाएं ताकि इस्लाम माकाचेव ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। वैसे इस्लाम माकाचेव ने खुद कहा है कि मैं पिछली फाइट जो है बहुत ही डिफेंसिव था और इस फाइट में मैं अटैक करके ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। पर आप सब इग्नोर कर दीजिए, इस्लाम माकाचेव वही करेगा जो उसकी जीत के लिए ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ ना गैरी के बारे में एक बात कहूँ दोस्त, गैरी एक्चुअली बहुत शानदार फाइटर है पता। और एक इंटरेस्टिंग बात है जो मेरे को सारे फाइटर्स में अच्छी लगती है, अच्छे फाइटर्स में, कि उनका ना गेम प्लान होता है। गैरी का गेम प्लान होता है और उस गेम प्लान को वो टू द टीथ फॉलो करता है, बीच में डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता है। वो पब्लिक को खुश करने के लिए फाइट नहीं करता है, वो जीतने के लिए फाइट करता है, एंड दैट मेक्स हिम अ वेरी डेंजरस फाइटर। यार देखिए, कई लोग ये मानते हैं ना कि मेरा क्या ओपिनियन है मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि गैरी के लिए शायद ही कोई चांस है इस फाइट में। पर सच ये भी है कि ऐसा फाइटर जो गेम प्लान को फॉलो करता है ना वो बहुत डेंजरस फाइटर है। और गैरी के बारे में मैं ये बात एक्सेप्ट करूँ ना करूँ, गैरी बहुत मेहनती फाइटर भी है। तो अगर आप में से कुछ उम्मीद कर रहे हैं ना कि ये बिल्कुल रोल ऑन वाली फाइट होगी, नहीं यार, गैरी तैयारी करके आएगा, प्लान लेके आएगा। और बट ये बात मुश्किल है कि वो हम इस्लाम माकाचेव के खिलाफ वो प्लान को इम्प्लीमेंट कर पाए, बट डू नॉट काउंट आउट गैरी। पर एक बात की उम्मीद है कि गैरी ना मुंह बंद कर ले, शट द फक अप डूड, शट द फक अप। खैर आप लोग शट द फक अप नहीं कीजिएगा, हो सके तो मेरे वीडियो को हाइप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।